हेलो मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आज मैं पूरा फार्म पावर ही इस वीडियो में ख़त्म करूंगा। स्टार्ट और ख़त्म दोनों करूंगा। ये फार्म पावर आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों में पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप इस वीडियो के माध्यम से फार्म पावर पे उपयोग की जाने वाली शक्तियाँ जो हैं उनके बारे में सविस्तार जान सकते हैं। इसी वीडियो से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रक्षेत्र शक्ति क्या होता है, चलिए जान लीजिए कि जो शक्ति फार्म पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती है वह फार्म पावर कहलाती है। और साधारणतः फार्म पावर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है कर्षण कार्य, वह कार्य जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर यानी पुलिंग फोर्स के द्वारा किए जाते हैं, जैसे जुताई, निराई, गुड़ाई, मड़ाई, बुआई, ओसाई, बोझा ढोना इत्यादि, ये आपके कर्षण कार्य में आते हैं। दूसरा है स्थिर कार्य, वह कार्य जिन्हें मनुष्य, बैलों और मशीनों इत्यादि द्वारा एक स्थान पर स्थिर रहकर किया जाता है, जैसे पानी उठाना, चारा काटना, गन्ने का रस निकालना, बिजली उत्पन्न करना, दाना दलना। ये आपका सारे कार्य स्थिर कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए मित्रों, फार्म के सभी कृषि कार्यों को करने के लिए निम्न शक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं, जिसमें पहला है आपका मानव शक्ति, दूसरा है आपका पशु शक्ति, तीसरा है स्थिर इंजन अंतर्धान इंजन शक्ति, चौथा है आपका ट्रैक्टर शक्ति, पांचवा है आपका विद्युत शक्ति, छठा है आपका वायु शक्ति, सातवां है जल शक्ति, आठवां नंबर है आपका आणविक शक्ति और नौवां नंबर है सूर्य शक्ति या सोलर पावर। ये आपके 9 प्रकार के शक्तियां हैं जो आपके कृषि कार्यों में करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब सब के बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। पहला है मानव शक्ति। मानव प्राचीन समय से मनुष्य ही सभी कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। मानव का प्रयोग तब से हो रहा है जब से हमारे जो है कृषि कार्यों की करने के लिए मशीनों इत्यादि की बहुत कमी थी, परंतु विज्ञान की उन्नति के साथ शक्ति स्रोत का भी विकास हुआ है। कृषि में अन्य शक्तियों का भी प्रयोग होने लगा है और भारत में लगभग 70% जनसंख्या पूर्ण कृषि में लगी है। हमारे देश में अधिकतर किसानों के पास कम भूमि और ट्रैक्टरों का प्रयोग सीमित होने के कारण लगभग सभी कृषि कार्य मानव शक्ति के द्वारा किए जाते हैं। आजकल देश में उद्योगों का विस्तार होने के कारण गांव के श्रमिक शहर में कार्य हेतु चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें अधिक मजदूरी मिल जाती है। इससे कृषि में श्रमिकों की उपलब्धता कम होती जा रही है। साधारणतः मनुष्य की अश्व शक्ति लगभग 0.1 हार्स पावर होती है, अर्थात 10 मनुष्य 1 हार्स पावर के बराबर कार्य करते हैं। मानव शक्ति के कुछ मुख्य लाभ व हानियाँ हैं, ये भी आप जान लीजिए। लाभ क्या है मित्रों? एडवांटेज, मनुष्य कृषि का प्रत्येक कार्य कर सकता है। दूसरा, मनुष्य कृषि फार्म पर स्वयं चला जाता है। तीसरा है एक मनुष्य के बीमार होने पर कार्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। चौथा है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पांचवा है मनुष्य की प्राप्ति में मशीन इत्यादि की सामान प्रारंभिक व्यय नहीं होता है, क्योंकि कार्य करने के बाद ही उसको पैसा दिया जाता है। छठा है यह आपात के लिए अधिक सुरक्षित है, आपातकाल के लिए भी अधिक सुरक्षित है मित्रों। अब 7वां नंबर है मित्रों कि फार्म पर उत्पन्न होने वाला अनाज ही मनुष्य का भोजन है, उसे अलग से डीजल पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 8वां है कि आवश्यकता अनुसार संख्या में बुलाए जा सकते हैं, जितना आपको जैसा ज़रूरत है उसी हिसाब से आप बुला सकते हैं। हानियाँ क्या है मित्रों, इसके बारे में जान लीजिए। कार्य क्षमता कम होती है, थोड़े थोड़े समय पश्चात आराम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह मशीन नहीं है, थक जाता है तो उसे आराम की आवश्यकता पड़ेगी।
कार्य ना करने पर भी भोजन देना पड़ता है। सही बात है, अगर मनुष्य कार्य नहीं करेगा तब भी आपको भोजन देना पड़ेगा, लेकिन मशीन जो है जब कार्य करता है तभी वह ईंधन का प्रयोग करता है। चौथा है लगातार काफ़ी देर तक प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। 5वां नंबर है कि खराब मौसम के खराब होने पर कार्य नहीं कर सकते, अर्थात गर्मी सर्दी का कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। 6वां नंबर है मित्रों, इनसे अधिक खिंचाव वाले कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। 7वां नंबर है रख रखाव मैनेजमेंट कठिन होता है, क्योंकि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उनको हैंडल नहीं किया जा सकता है। 8वां नंबर है प्रति यूनिट एनर्जी सबसे महंगी पड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट शक्तियाँ हैं आपकी पशु शक्ति। पशु शक्ति के बारे में जान लीजिए आप। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे ही मानव शक्ति क्या होता है, ह्यूमन पावर के साथ साथ बहुत से कार्यों को पशुओं का प्रयोग होने लगा। हमारे देश में कृषि का अधिकतर कार्य भैंसों, बैलों व ऊँटों से किया जाता है, जबकि अमेरिका में घोड़े व खच्चर भी प्रयोग में लाए जाते हैं। एक बैल से एक दिन में लगभग 0.5 अश्वशक्ति प्राप्त होती है, अर्थात औसतन एक बैल की अश्वशक्ति 0.5 हॉर्स पावर होती है, जबकि एक घोड़े से 0.65 से 1.2 HP तक की शक्ति उपलब्ध होती है, यानी घोड़ों की अश्वशक्ति ज़्यादा है बैलों के हिसाब से। लाभ क्या है इनके, आप लाभ जान लीजिए। यह भी अस्थायी, अतिभार व आपात के लिए अधिक सुरक्षित शक्ति नहीं है। दूसरा है कम खिंचाव के लिए बहुत उपयुक्त है। तीसरा है प्रारंभिक कीमत, इनिशियल कॉस्ट जो होती है कम होती है। चौथा है पशुओं का चारा फार्म पर ही मिल जाता है आसानी से। 5वां है मानव शक्ति की तुलना में सस्ती पड़ती हैं। 6ठा है लगभग कृषि के सभी कार्यों में प्रयोग किए जा सकते हैं। 7वां लाभ है मित्रों कि पशुओं से कार्य लेने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होती है। 8वां है आसानी से प्राप्त हो जाते हैं या किसान स्वयं पाल सकता है, अर्थात इनका उत्पादन फार्म पर ही किया जा सकता है। 9वां नंबर है मित्रों कि एक पशु बीमार होने पर भी कार्य किया जा सकता है। 10वां नंबर है कि पशुओं का मल मूत्र कृषि खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर है फार्म पर उत्पन्न होने वाले चारे का भी प्रयोग हो जाता है। और 12 नंबर जो लाभ है, इस शक्ति के प्रयोग से बहुत कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इसके लाभ हो गए। अब पशु शक्ति की हानियाँ क्या है मित्रों, ये भी जान लीजिए आप। डिसएडवांटेज, कार्य न करने पर भोजन देना पड़ता है, ये मानव में भी है। दूसरा है ओले, वर्षा, अधिक गर्मी, सर्दी इत्यादि खराब मौसम में लगातार प्रयोग नहीं किए जा सकते, सही बात है। तीसरा नंबर है कुछ देर कार्य करने पर आराम की आवश्यकता पड़ती है। चौथा नंबर है कार्य क्षमता कम है। 5वां नंबर कार्य करने की गति भी सीमित व मंद हो सकती है। 6ठा नंबर है मित्रों कि स्थिर कार्यों में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। 7वां नंबर है लगातार एक साथ काफ़ी देर तक प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। 8वां है कि देखभाल में अधिक समय लगता है। 9वां है इनके रख रखाव में अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। 10वां है पशुओं के रहने के लिए स्थान के पास काफ़ी गंदगी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट जो शक्ति है मित्रों वो है आपका स्थिर अंतर्धान इंजन। इसके बारे में जान लीजिए। जिन स्थानों पर अभी भी विद्युत का प्रयोग सीमित है, वहाँ पानी उठाने, चारा काटने इत्यादि सभी कृषि कार्यों को उचित समय पर नहीं किया जा सकता है। इसके समाधान हेतु इसी कारण इंजन शक्ति का प्रयोग बढ़ रहा है। इंजनों का प्रयोग स्थिर कार्यों के लिए किया जाता है। पेट्रोल का मूल्य अधिक होने के कारण फार्मों पर अब पेट्रोल से चलने वाले इंजनों का प्रयोग कम होता जा रहा है। डीजल इंजन की कार्य क्षमता मित्रों 31 से 37%, जब तक पेट्रोल इंजन का जो कार्य क्षमता वो 25 से 31% तक होती है। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, यही पॉइंट आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। डीजल इंजन की क्षमता 31 से 37%, जबकि पेट्रोल इंजनों की क्षमता 25 से 31% तक होती है। लाभ क्या है मित्रों, स्थिर अंतर्धान इंजन के लाभ जानिए कि मानव शक्ति व पशु शक्ति की तुलना में कार्य क्षमता अधिक होती है, कम समय की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है प्रति हॉर्स पावर कार्य करने का खर्चा सस्ता पड़ता है। चौथा है लगातार काफ़ी समय तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। 5वां है विभिन्न आकार में मिलते हैं, आपको जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से आप जितने HP का आपको चाहिए, कितने HP हमारा जो है सारा कार्य कर सकता है उतने HP का आप ले सकते हैं। 6वां है गर्म और ठंडे मौसम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह मशीन है।
7वां है कार्य न करने की दशा में ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अगर इंजन बंद कर रखे हैं तो आपको ईंधन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इनकी हानियाँ क्या है मित्रों, ये भी आप जान लीजिए। डिसएडवांटेज, प्रारंभिक कीमत अधिक होती है मानव और बैलों की तुलना में। दूसरा है स्थिर अंतर्धान इंजन खिंचाव वाले कार्यों में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, स्थिर कार्यों में प्रयोग किए जा सकते हैं। तीसरा है इनमें प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। डीजल या पेट्रोल, आपको दोनों अगर चीज़ यूज करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है मरम्मत, रिपेयर, मेंटेनेंस पर खर्चा जो है अधिक महंगा पड़ता है। पाँचवा है इंजन चलाने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इंजन जिसको चलाना है वो भी एक कुशल व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप इंजन चला सकते हैं। छठवां है कि इंजन में कुछ खराबी आ जाने से कार्य रुक जाता है, आप जब तक उसका मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तब तक कार्य रुक जाएगा। सातवां है कि ईंधन के एकत्रित करने की समस्या होती है। नेक्स्ट शक्ति है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्टर शक्ति। कृषि के स्थिर कार्य इंजनों के द्वारा किए जा सकते हैं, परंतु ट्रैक्टर द्वारा खिंचाव कार्य व स्थिर कार्य दोनों किए जा सकते हैं। ट्रैक्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है कृषि कार्यों के लिए, क्योंकि इससे स्थिर कार्य और खिंचाव कार्य दोनों किए जा सकते हैं। इन्हीं कारणों से आज हमारे देश में ट्रैक्टरों का प्रयोग, उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आइसर, एस्कॉर्ट, फोर्ड, ये सब वो हैं कंपनी है मित्रों। आइसर के ट्रैक्टर, एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर, फोर्ड के ट्रैक्टर, HMT के ट्रैक्टर, हिंदुस्तान, इंटरनेशनल, किर्लोस्कर, स्वराज व हर्षा इत्यादि ट्रैक्टर्स का निर्माण यहीं अपने देश में होने लगा है। सबसे पहले अपने देश में किस कंपनी ने खोला था, तो वो आपका आइसर ने खोला था। भारत विश्व में उपयुक्त 4 ऐसे देशों में से एक है जिनमें ट्रैक्टर्स का निर्माण होता है। रूस, अमेरिका व जापान के पश्चात विश्व में भारत सबसे अधिक ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। भारत में ट्रैक्टर के भारत में कुल अभी 24 मॉडल हैं। एक 20 HP से कम, 3 जो है आपके 20 से 29 HP, और 9 आपके 30 से 39 HP, और 6 आपके 40 से 49, 5 आपके 50 HP से अधिक के हैं। 30 से 39 HP की खपत सबसे ज़्यादा है मित्रों, क्योंकि इस हार्स पावर की जो ट्रैक्टर होते हैं वो कृषि के लगभग सभी कार्यों को कर सकते हैं और करते भी हैं, तो इसलिए 30 से 39 HP हार्स पावर का खपत जब सबसे ज़्यादा है। 50 HP हार्स पावर के जो ट्रैक्टर होते हैं उनका मित्रों उद्योगों में ज़्यादा यूज होता है, और उद्योग तो कृषि सबसे ज़्यादा भारत में होता है, इसलिए खपत जो है 30 से 39% है। इस समय भारत में 3.97 ट्रैक्टर प्रति 1000 हेक्टेयर भूमि पर है। अब तो और अधिक हो गया होगा, ये तो किताब की बात है, बहुत पहले किताब छप गया था, अब तो ज़्यादा ही हो गया होगा। 1977 में विश्व का औसत 13.1 ट्रैक्टर प्रति 1000 हेक्टेयर भूमि पर का था। 1977 में विश्व का औसत जो था मित्रों वो 13.1 ट्रैक्टर यानी 13 ट्रैक्टर प्रति 1000 हेक्टेयर भूमि का था। लेकिन आज के दिन जो इस समय भारत में 3.97 ट्रैक्टर प्रति 1000 हेक्टेयर भूमि पर है। लाभ क्या है मित्रों? लाभ है कार्य क्षमता अधिक होती है, कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है लगातार काफ़ी समय तक आप प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है मित्रों कि प्रति यूनिट खर्च कम पड़ता है। पांचवा है ये स्थिर व खिंचाव वाले दोनों कार्य के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। छठा है गर्म व गर्म अर्थात मौसम का कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसा भी मौसम है आप यूज करें और काम करें। सातवां है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। आठवां है लगभग सभी कृषि कार्यों के प्रयोग किए जा सकते हैं। नौवां है प्रयोग के समय ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, अगर प्रयोग नहीं करने तो ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसकी हानियां जान लीजिए क्या हैं। तो पहली हानियां प्रारंभिक कीमत अधिक होती है, क्योंकि इसको खरीदना जो है धन लगाना पड़ेगा। दूसरा है प्रयोग में आने वाले ईंधन के लिए भी काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है मरम्मत महंगी है। चौथा है ट्रैक्टर के लिए विशेष ज्ञान व कुशल चालक की आवश्यकता पड़ती है। पाँचवा है ट्रैक्टर के खराब होने के स्थान के पास गंदगी हो जाती है।
छठा है ट्रैक्टर के खराब होने पर सभी कार्य रुक जाते हैं। सातवां है कभी कभी ट्रैक्टर के पुर्जे जो पार्ट्स होते हैं ना मिलने में परेशानी भी होती है। पांचवा नंबर है आपका विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। कृषि कार्य में विद्युत का प्रयोग हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, परंतु इसका प्रयोग सस्ता होने के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका प्रयोग अधिकतर स्थिर कार्यों के लिए जैसे ट्यूबवेल, चारे की कटाई, प्रकाश करने इत्यादि में किया जाता है, परंतु खिंचाव वाले कार्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। डेयरी फार्म व घर के विभिन्न कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग बढ़ रहा है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 10वां भाग ही कृषि में प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके लाभ क्या है मित्रों, लाभ जान लीजिए। एडवांटेज, यह बहुत सस्ती पड़ती है। दूसरा है कार्य क्षमता अधिक होती है। तीसरा है मरम्मत का खर्च ट्रैक्टर और इंजन की तुलना में कम आता है। चौथा है कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। पाँचवां है लगातार काफ़ी देर तक प्रयोग में लाई जा सकती है। छठवां है कार्य न करने की दशा में कुछ भी खर्च नहीं होता है। सातवां है ट्रैक्टर की तुलना में बहुत कम आवाज़ करती है। आठवां है विभिन्न प्रकार में प्राप्त हो सकती है। नौवां है मित्रों विभिन्न मौसम जैसे सर्दी व गर्मी का भी कार्य क्षमता पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। और 10वां है इंजन की अपेक्षा वजन भी प्रति अश्वशक्ति कम होता है। हानियाँ क्या है मित्रों, हानियाँ के बारे में जान लीजिए। विद्युत शक्ति के प्रारंभिक कीमत अधिक लगानी पड़ती है। दूसरा है इसके प्रयोग में सावधानी व कुशल ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है विद्युत लाइन के बंद होने पर कार्य रुक जाता है। चौथा है उन्हीं स्थानों पर प्रयोग में लाई जा सकती है जहाँ विद्युत उपलब्ध हो। पाँचवां है असावधानी होने पर दुर्घटना होती है। छठवां है हमारे देश में विद्युत का उत्पादन आवश्यकता अनुसार कम है। तो ये आपके विद्युत शक्ति हो गया। अगला है आपका मित्रों वायु शक्ति। इसके बारे में भी जान लीजिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वायु शक्ति क्या है, तो वायु शक्ति का फार्म पर प्रयोग सीमित है। यह प्राकृतिक शक्ति होने के कारण आवश्यकता अनुसार नहीं मिल पाती है। जब वायु की आवश्यकता होती है तब उपलब्ध नहीं होती है, और कभी कभी उपलब्ध होती है तब भी उस समय इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक शक्ति है मित्रों। वायु शक्ति का अधिकतम प्रयोग स्थिर कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग विशेषकर पानी उठाने, विद्युत उत्पादन और आटा पीसने की चक्की में करते हैं। वर्तमान समय में बिजली न केवल महंगी पड़ती है बल्कि समय पर उपलब्ध भी नहीं होती है। डीजल की दरें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। पवन चक्कियाँ, विंड मिल प्राकृतिक द्वारा मुक्त में दी गई पवन ऊर्जा से बिना बिजली या डीजल के चला सकते हैं। पवन चक्की, जल पंप सहित चित्र आपको दिखाया गया है। आप चित्र देखकर इसमें जान सकते हैं। ये है मित्रों पवन चक्की। इसमें ये पंखुड़ियाँ लगी हुई है, पंखा लगे हुए हैं, ये पुच्छ लगा हुआ है, ये फ्रेम होता है। फ्रेम पे जो है आपके पंखुड़ियाँ जो है स्थिर होती है, घूमती हैं, और नीचे पंप व पानी, ये पानी पे जो है कार्य कर रहा है, पानी उठाने का कार्य कर रहा है। तो जो हवा चलेगा तो इसकी पंखुड़ियाँ घूमेगी और पानी को ऊपर उठाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उसका जान लेते हैं कि पवन चक्की कब चलती है। तो वायु की गति जैसे ही 10 किलोमीटर पर हॉर्स पावर या इससे अधिक होने पर रोटर वायु प्रवाह की ओर स्वयं जो है घूमने लगता है। रोटर के घूमने से जल पंप चलता है, जो कि 8 मीटर की गहराई से पानी खींचकर 7 मीटर ऊंचाई तक पंप कर सकता है। यानी दोनों मिलाकर ये 15 मीटर तक जो है कार्य करता है। 8 मीटर गहराई से आप पानी उठा सकते हैं और 7 मीटर की ऊंचाई पर डाल सकते हैं। वायु की गति जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर पवन चक्की कार्य करना बंद कर देती है। इसलिए बंद कर देती है क्योंकि मित्रों इसमें जो है टूट फूट नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार विंड मिल में कोई नुकसान नहीं होता है। साधारणतः चक्की को एक रस्सी द्वारा बंद भी किया जा सकता है। विंड मिल में एक पहिया और इसके ऊपर कुछ वायु के द्वारा घूमने वाली पंखुड़ियाँ लगी होती हैं। उससे उत्पन्न शक्ति निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली है मित्रों पहिए का व्यास, दूसरा है वायु की गति, तीसरा है पंखुड़ियों का आकार, चौथा है पहिए का डिजाइन और पांचवा है पहिए व पंखुड़ियों की ऊंचाई। ये जो है 5 बिंदु है जो कि इसमें होना चाहिए।
अगला है वायु मिल के चलाने के लिए वायु की गति कम से कम 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और इसलिए ये उन्हीं स्थानों पर प्रयोग की जा सकती है जहां वायु की गति 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हो। ऐसे स्थान पे ही आप विंड मिल का प्रयोग कर सकते हैं। लाभ क्या है इसके मित्रों? तो पहला है यह बहुत सस्ती पड़ती है क्योंकि यह प्राकृतिक जो है ईंधन का उपयोग होता है वायु का। जी मित्रों, दूसरा है सर्दी गर्मी का कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सिर्फ हवा चाहिए। तीसरा है कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है वायु शक्ति से कार्य करने में कुछ खर्च भी नहीं आता है। पांचवा है कार्य न करने की दशा में खर्च नहीं होता है। छठा है कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। सातवां है वायु की उचित गति होने पर लगातार काफ़ी समय तक प्रयोग में लाई जा सकती है। आठवां है चलाने में ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। हानियाँ क्या क्या है मित्रों, ये भी जान लीजिए आप। डिसएडवांटेज, आवश्यकता अनुसार क्षमता घटाई बढ़ाई जा सकती है क्योंकि क्षमता वायु की गति पर निर्भर करती है। दूसरा है जल स्तर 8 मीटर से अधिक होने पर कार्य असंभव होता है। तीसरा है वायु की गति कम होने पर कार्य बंद हो जाता है। चौथा है कार्य क्षमता बहुत कम होती है। पांचवा है वायु की गति की अनिश्चितता होने पर केवल वायु शक्ति पर ही निर्भर नहीं रह जा सकता है। छठा है क्षमता कम होती है। सातवां है आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगली शक्ति है मित्रों जल शक्ति, वाटर पावर। फार्मों पर इसका प्रयोग भारत में सीमित है क्योंकि इसे फार्मों पर आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल पहाड़ी इलाकों या उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जिन फार्मों के पास कोई नदी नाले बहते हों। जल शक्ति का अधिकतर प्रयोग वाटर व्हील्स या टरबाइन इत्यादि की सहायता से विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है तथा वह नदियाँ जिनमें वर्ष भर पानी नहीं बहता है उनमें विद्युत उत्पन्न करना भी संभव नहीं है। मतलब नदी नालों में हमेशा पानी बहना चाहिए। जल शक्ति से लाभ क्या है ये भी आप जान लीजिए। कार्य न करने की दशा में कुछ खर्च नहीं होता है। मौसम पर कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है लगातार जल उपलब्ध होने पर सस्ती भी पड़ सकती है। हानियाँ क्या है मित्रों ये जान लीजिए। जल वेग व मात्रा कम होने पर पर्याप्त शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। दूसरा है फार्म के पास को पानी बहने का प्रबंध होने पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा है आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं होती है। चौथा है आवश्यकता अनुसार क्षमता घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। 8वां नंबर है मित्रों आणविक शक्ति। भारत में अभी तक इस शक्ति का प्रयोग खेती के कार्यों में नहीं किया जाता है। विदेशों में बहुत ऊंची नीची भूमियों को समतल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा संकट के कारण भविष्य में इसका प्रयोग कृषि कार्यों में होने की आशा है। 9वां है मित्रों सूर्य शक्ति, सोलर पावर। पोटेशियम पदार्थों की कमी तथा इनके मूल्य में वृद्धि के कारण आज वैज्ञानिक सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। खाना बनाने के चूल्हे, कुकर सौर ऊर्जा से चलने लगे हैं। बड़ी बड़ी डेयरियों में पानी गर्म करने तथा प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। कुछ स्थानों पर सौर ऊर्जा द्वारा पंपिंग सेट भी चलाए जाते हैं। सूर्य की रोशनी से बिजली बनाकर बैटरी एकत्रित की जाती है तथा फिर बैटरी द्वारा कार्य किया जाता है। कुछ देशों में सोलर ट्रैक्टर भी बनाया जा रहा है। तो ये रहे मित्रों आपके फार्म पावर। और फार्म पावर, इस फार्म पावर पे मैंने सारा चीज़ जो है आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा आप कोई फार्म पावर का वीडियो नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर फार्म पावर के ला सकते हैं, ये पूरा विस्तार से है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर भी करिए ताकि सब लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।